अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होमी डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज हम बात करेंगे जी सेरेब्रल एट्रोफी के ऊपर। ब्रेन एट्रोफी जिसको कहते हैं कि दिमाग का सिकुड़ जाना, दिमाग का साइज़ छोटा हो जाना। तो इसको अक्सर लोग जो है, जब आपको किसी अजीज़, किसी पेरेंट्स, किसी बुज़ुर्ग की जब एमआरआई सीटी स्कैन आपके पास रिपोर्ट आती है, उसकी कंक्लूजन में आप देखते हैं कि उसकी जो उन्होंने बीमारी डायग्नोज की थी उसमें लिखा होता है माइल्ड सेरेब्रल एट्रोफी, सीवियर सेरेब्रल एट्रोफी, यानी कि दिमाग का दरमियाना जो है दर्जे उसका सिकुड़ जाना या दिमाग का ज़्यादा सिकुड़ जाना, सीवियर एट्रोफी जो है। अब जो इसकी रीज़न्स हैं, इसके रीज़न्स तो बहुत सारी मल्टीपल रीज़न्स हैं, लेकिन एजिंग इसकी फर्स्ट पहली रीज़न है कि जैसे हम वक्त के साथ साथ बूढ़े होते हैं, हमारे बाल वाइट होते हैं, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ आती हैं, ठीक है जी। जो एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह के एजिंग इफ़ेक्ट्स आपके दिमाग के ऊपर भी होते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है, ख़ासकर 70 साल के बाद जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है दिमाग जो है उसके श्रिंक होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है। एक चीज़ आपको कुरान में भी अल्लाह पाक बताते हैं कि अल्लाह पाक ने कहा कि हम आपको दोबारा बचपन की दौर में उस एज में हम वापस लौटा देते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है उसका भी दिमाग जो होता है वो छोटा होता है, वक्त के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट होती है, फिर डेवलपमेंट जवानी, फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में फिर जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। ये तो एजिंग तो हो गया फर्स्ट इसका काजिंग फैक्टर कि चलो एजिंग है, 70-80 साल एज हो गई, उसके साथ जो ब्रेन जो है वो श्रिंक कर गया है, साइज़ में छोटा हो गया है। तो इसके साथ जो सिम्टम्स आती हैं इसमें है नसियान, भूल जाना, डिमेंशिया जिसको कहते हैं। इसमें एक तो ये होता है कि बंदा जो उसको याददाश्त होती है कमज़ोर होती है, वो पहचान नहीं सकता, उसकी बोलने में उसकी कम्युनिकेशन में फ़र्क आ जाता है, उसकी विज़न जो होती है उसको सम टाइम ब्लर्ड विज़न या डबल विज़न, उसको एक चीज़ की दो दो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली होता ये है कि जब ब्रेन जो सिकुड़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं जिससे ब्रेन सारी डेवलपमेंट हुई है, जो अंदर असाब हैं, जो नर्व्स हैं, वो सेल्स जो है उनकी डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, वो डीजनरेट होना, ख़त्म होना, मतलब मरना शुरू कर देते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं वक्त की उस एजिंग की वजह से। और दूसरी इसकी एक वजह ये होती है कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है जी, पुअर गट हेल्थ, कि ये एक ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो होते हैं, दिमाग के सेल्स को प्रॉपर खून नहीं मिलता, या खून के अंदर उनको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स, वो जो मिनरल्स और विटामिन्स उनको चाहिए होते हैं, जो उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो जो उनको ग्लूकोज चाहिए होता है, यानी कि सेल्स को उनकी खुराक नहीं मिलती उस खून के रास्ते खून लेके आता है सारे न्यूट्रिएंट्स। तो ड्यू टू पुअर ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड के अंदर ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ग़िज़ाई कमी है, उसकी वजह से उनके सेल्स को प्रॉपर डाइट न मिलना, न्यूट्रिएंट्स न मिलना, विटामिन्स का न मिलना, ऑक्सीजन का न मिलना, जिसकी वजह से बतदरीज विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रेन सेल्स जो होते हैं वो वीक होके डेड होना शुरू हो जाते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं जी सेरेब्रल एट्रोफी, कि दिमाग जो होता है फिर वो उसकी डेड जैसी सेल्स ख़त्म होते हैं, दिमाग सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी नंबर वन रीज़न एजिंग हो गई। दूसरी जो रीज़न आती है इसमें डायबिटीज़, शुगर इसमें एक बड़ा कॉजिंग फैक्टर है। अब जब आपके पास पेशेंट आता है तो उसकी सबसे पहले हमने ये तय करना होता है कि जिस बंदे की याददाश्त इफ़ेक्ट की है, उसकी विजन इफ़ेक्ट हुई है, उसका बिहेवियरल उसके अंदर चेंजेस आई हैं, उसको चीज़ें याद नहीं रहती, पहचान नहीं सकता, या उल्टी सीधी बातें करता रहता है बंदा, ठीक है, या पिछले ज़माने की बातें करता रहता है पेशेंट। तो उसकी जो पॉसिबल काजिंग, नंबर वन उसकी एजिंग, नंबर टू उसकी जो क्रोनिक इलनेस, उसकी हो सकता है उसको शुगर लंबे अरसे से हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर लंबे अरसे से हो, ठीक है, हो सकता है वो उसको फालज वगैरह हुआ हो, स्ट्रोक वगैरह हुआ हो सकता है कोई चोट लगी हो। तो ये सारे इसके जो कॉजिंग फैक्टर होते हैं, हर मरीज की जो काज होती है वो अलग होती है। हो सकता है किसी को शुगर हो सकता है किसी का जो उसकी काज हो वो उसकी एजिंग हो, उसकी उम्र हो सकता है किसी की काज उसकी
जो है ग़िज़ाई कमी हो, कमज़ोरी हो सकता है किसी की क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है, लंबे अरसे तक मैदे की इन्फेक्शन, आंतों की इन्फेक्शन, सीने की इन्फेक्शन, ठीक है जी, दिमाग की इन्फेक्शन, कोई इस किस्म की क्रॉनिक इन्फेक्शन उसकी बॉडी में चलती आ रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में कमज़ोरी हो गई है, उस कमज़ोरी की वजह से उसके ब्रेन पे भी असर आ गया। तो हर बीमार की जब उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, डिमेंशिया उसको हो, याददाश्त की कमी हो, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो, कम्युनिकेशन के मसले हों, विजन के मसले हों, ठीक है, जब उसकी रिपोर्ट आ जाती है हमारे पास कि उसमें आ जाता है सेरेब्रल एट्रोफी है, ब्रेन इसका श्रिंक कर गया है, छोटा हो गया है, तो फिर हम उसकी केस टेकिंग करते हैं, मरीज की इसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, इसका लाइफस्टाइल कैसा था, अभी कैसा है, लाइफ में उस बंदे के साथ हुआ क्या है, क्या क्या मामलात आए हैं, प्रोफेशन कैसा था, एनवायरनमेंट कैसा था, ठीक है जी, इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन सी ली है, बीमारी इसको पहले कौन कौन सी हुई है, फैमिली में कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये सारी अलामात मालूमात कैफियत जब हम जमा करते हैं, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं अलामात का भी और मरीज़ के लाइफस्टाइल का भी, फिर उसकी काज तय करते हैं कि क्या पॉसिबल वजह है। अगर उसकी वजह उसकी शुगर है तो शुगर को देखते हैं कि शुगर इसकी कंट्रोल है या अनकंट्रोल है। अगर शुगर अनकंट्रोल है तो सबसे पहले उसकी शुगर को कंट्रोल करने का जो है मैनेजमेंट का एक क्राइटेरिया, एक प्लान तरतीब देते हैं, क्योंकि शुगर उसकी कंट्रोल होगी तो उसकी बीमारी कंट्रोल होगी। ये बीमारी जो होती है रिवर्सिबल सम टाइम पे नहीं होती है, अगर एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो रिवर्सिबल नहीं है। छोटे बच्चों की बीमारी जो इश्यू होता है वो ग्रोथ फेज से चल रहे होते हैं, उनकी ब्रेन एट्रोफी अगर है तो वो रिवर्सिबल हो सकती है क्योंकि वो ग्रोथ में चल रहा है। लेकिन एजिंग फैक्टर जहाँ पे आ जाता है, जहाँ 70-80 ईयर्स की पेशेंट है, वहाँ पे हमने उसकी एजिंग को, उसकी जो डिजेनरेशन है वहाँ पे उसको रोकना होता है, उसको कंट्रोल करना सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको और ज़्यादा उसका ब्रेन डैमेज ना हो, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है, उसको इम्प्रूवमेंट आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले उसकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, उसकी शुगर को कंट्रोल करना, फिर उसके साथ उसकी जो मेडिसिन उसकी आएंगी तो वो उसको अफाका देंगे, उससे उसकी शिफा हो सकती है। होम्योपैथी में हमारे पास मेडिसिन जो है कोनियम है, एनाकार्डियम है, कॉलीफॉस है, ठीक है जी, ब्राइटा कार्ब है। ये मेडिसिन जो है हाईली इफेक्टेड है ब्रेन के ऊपर, जहाँ पे याददाश्त की कमी हो, ब्रेन सेल्स की जो है उसका डैमेज होना है, ये चीज़ें जो हैं, हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, कोई ट्यूमर है, कोई चोट लगी है, इसमें हमारे पास अर्निका भी बड़े अच्छा काम करती है, ठीक है। तो अर्निका को आपने देखना है, अगर आप फिजिशियन हैं और सुन रहे हैं मेरे वीडियो, तो इसमें अर्निका, कोनियम, एनाकार्डियम, कॉलीफॉस, ठीक है जी, ब्राइटाकार्ब, ये मेडिसिन ऐसी हैं जिनको आपने मरीज़ की अलामात कैफियत के मुताबिक जो है आपने तजवीज़ करके आपने उनको इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, यूरिक एसिड को कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए आपने उसके लिए डाइट केयर प्रिवेंशन आपने इसकी तरतीब देनी है और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करनी है। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।